ध्रुव, हमारा नवीन यंत्र इतिहास अतीत में जाने के लिए सक्रिय हो चुका है। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पाटलिपुत्र जा रहे हैं। पाटलिपुत्र? ये कहाँ है? अरे बुद्धू, बिहार की राजधानी पटना ही प्राचीन पाटलिपुत्र है। अच्छा, अब शांत हो जाओ और सिर झुकाकर खड़े हो जाओ। काल यंत्र को मैं चालू कर रही हूँ। अरे वाह दीदी, हम तो पाटलिपुत्र आ गए। दीदी दीदी, देखो वो बहुत सारे सैनिक कहाँ जा रहे हैं? वे पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जब भी कोई राज्य संकट पैदा करता है, वहाँ का राजा प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करता है। अब ये क्या है? यह जल सेतु है। इसके नीचे गहरी खाई है। जब नगर में आक्रमण होता है, तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है। ध्रुव, क्या तुम दूर स्थित उस पर्वत और वनों को देख रहे हो? ये हमें इमारती लकड़ियां और औषधियां और बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। सेना के लिए हाथी भी वहीं से पकड़े जाते हैं। वह पर्वत में खुला हुआ भाग क्या है भाविशा? वह गुफा है। यहाँ के राजा उसे भिक्षुओं के लिए बनवा रहे हैं। ओहो, पाटलिपुत्र बहुत सुंदर है। देखो, राजमहल कितना सुंदर है, सड़कें कितनी सुंदर है और बाजार कितना बड़ा है और कितनी चहल पहल है यहाँ। हाँ ध्रुव, यहाँ दूर देश से व्यापारी आए हैं। चीन के रेशमी वस्त्र, दक्षिण भारत के मसाले, बहुमूल्य रत्न, अलग अलग क्षेत्र के उत्तम वस्त्र यहाँ मिलते हैं। देखो भाविशा, वे सड़कों पर कला दिखाने वाले नट हैं। ये लोग मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं या लघु नाटक प्रस्तुत करते हैं ताकि जनसामान्य का मनोरंजन हो सके। यहाँ के महाराजा तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। क्या वे पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं? उससे भी कहीं अधिक। वे व्यापक क्षेत्र में शासन करते हैं। उनके अधीन असंख्य ग्राम, नगर और जनपद हैं। उसे अपने राज्य की सीमा तक पहुंचने में 2 माह का समय लगता है। हाँ, इसे साम्राज्य कहते हैं। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों तथा क्षेत्रों का एक संघ होता है। इन छोटे छोटे राज्यों के भी अपने राजा होते हैं, किंतु वे सभी सम्राटों के अधीन होते हैं। सम्राट अपनी राजधानी से पूरे साम्राज्य का शासन चलाता है। साम्राज्य अर्थात एम्पायर। ओह, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से हुई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द सम्राज है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शासक, अधिराज, अधिपति और राजाधिराज। पता है ध्रुव, भारतीय इतिहास साम्राज्यों से परिपूर्ण रहा है। इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली से भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तुम्हें पता है, साम्राज्य की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे अधीन राज्यों एवं राजाओं पर नियंत्रण करना, शासन संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, विधि निर्माण करना, मुद्रा निर्गत करना, संसाधनों पर नियंत्रण व उनका विनियमन करना, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहित करना, संचार तंत्र एवं अन्य लोक हितकारी संरचनाओं का निर्माण करना, जिससे प्रशासन, व्यापार एवं जन कल्याण सुचारू रूप से चल सके। सम्राट की अपनी अधीन राज्यों एवं राजाओं पर केंद्रीय प्रभुता भी होती है। अच्छा भाविशा, एक विशाल साम्राज्य का संचालन वे कैसे कर पाते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। प्रशिक्षित सेनाएं पड़ोसी राज्यों को जीतने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु भेजी जाती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे साम्राज्य की सीमाओं पर दुर्ग युक्त नगर या बस्तियां निर्मित किए जाते हैं। साम्राज्य विस्तार हेतु कोई राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें विजित करने का प्रयास करता था। शासक नदियों तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इससे उन्हें मूल्यवान संसाधनों पर अधिकार के साथ साथ व्यापार से कर, राजस्व भी प्राप्त होता था। जब अनेक लघु राज्यों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता था, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल तथा अधिशेष संसाधन होते थे, वह अंततः सार्वभौम अधिपति बनता था। भाविशा,
सम्राटों के लिए सैन्य अभियान चलाना आसान रहा होगा? नहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाना जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना के संचालन के लिए सैनिकों को भोजन, वस्त्र, शस्त्र और वेतन देना आवश्यक होता है। साथ ही हाथियों और घोड़ों का पालन पोषण, सड़कों और जलमार्गों का निर्माण भी करना पड़ता है। इन सभी कार्यों के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति, श्रमिकों पर नियंत्रण और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण किसी भी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियां, विशेषकर उत्पादन और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। व्यापार से न केवल प्रजा की समृद्धि बढ़ती है, बल्कि शासकों के राजस्व में भी वृद्धि होती है। इसीलिए व्यापारिक मार्गों की स्थापना और उनका नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, जिससे वस्तुओं की मात्रा और विविधता दोनों में वृद्धि होती है। प्राचीन भारत में वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, धातुएं, हस्तशिल्प की वस्तुएं और पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। यह व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि स्थल और जल मार्गों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। व्यापार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापारियों ने सामूहिक रूप से कार्य करना शुरू किया, जिससे श्रेणियों का विकास हुआ, अर्थात गिल्ड्स का विकास हुआ। ये श्रेणियां व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों और कृषकों के संगठित समूह होते थे। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख और कुछ अधिकारी होते थे, जो संगठन के कार्यों का संचालन करते थे। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी और राजा भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। यह व्यवस्था दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय समाज में स्व संगठन की अद्भुत क्षमता थी। एक श्रेष्ठ शासक वही माना जाता था जो इन स्थानीय संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता था और उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता था। भारत के विशाल भूभाग में ये श्रेणियां शताब्दियों तक विद्यमान रही। यह प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है। स्व सहायता समूह, पंचायती राज इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ध्रुव, तुम्हें पता है, 6वीं से 4वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का काल उत्तर भारत में बड़े परिवर्तन का समय था। इस काल में महाजनपदों और गणराज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के दौरान मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध की सफलता का मुख्य कारण उसकी भौगोलिक और आर्थिक विशेषताएं थीं। यह गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जहां कृषि के लिए अनुकूल भूमि, वन और हाथियों जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध के प्रारंभिक शक्तिशाली शासकों में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने राज्य को सशक्त बनाया। इस समय लोहे के उपयोग ने कृषि और युद्ध दोनों में क्रांति ला दी। लोहे के हल से कृषि उत्पादन बढ़ा और लोहे के हथियारों से सेना की शक्ति मजबूत हुई। अधिक उत्पादन के कारण शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। गंगा और सोन नदियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में धनानंद के अत्याचारों के कारण यह वंश कमजोर हुआ, जिससे मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाविशा, मैंने सुना है अलेक्जेंडर ने इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया था। हाँ, 4वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में जब मगध पूर्वी भारत में उभर रहा था, तब उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणों की घटनाएं घट रही थी। 334 से 331 सामान्य संवत पूर्व के बीच सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को पराजित कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो 3 महाद्वीपों तक फैला था। इसके बाद उसने भारत की ओर अभियान किया और पंजाब में राजा पोरस से युद्ध किया। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें पुनः शासक क्षत्रप नियुक्त कर दिया। भारत में आगे बढ़ते समय सिकंदर को स्थानीय शासकों और जनजातियों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उसके सैनिक थक चुके थे और गंगा की ओर बढ़ने से इनकार कर दिए, जिससे उसे लौटना पड़ा। वापसी के दौरान उसके सैनिकों को भूख, प्यास और बीमारियों से भारी नुकसान हुआ। अंततः बेबीलोन में मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसका साम्राज्य टूट गया। सिकंदर का भारतीय दार्शनिकों जिम्नोसोफिस्ट से संवाद भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ग्रीक और भारतीय दर्शन के बौद्धिक संगम का प्रतीक माना जाता है। सिकंदर की भारत यात्रा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान भी इस काल में बहुत हुआ। उसका प्रभाव इतिहास में
लंबे समय तक बना रहा। ध्यान से सुनो ध्रुव, लगभग 321 सामान्य संवत ईसा पूर्व में भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उन्होंने शीघ्र ही नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इस सफलता में उनके गुरु कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था के ज्ञान से उनका मार्गदर्शन किया। मगध की उपजाऊ भूमि, समृद्ध व्यापार और मजबूत आर्थिक व्यवस्था ने चंद्रगुप्त को साम्राज्य विस्तार में सहायता दी। उन्होंने उत्तर पश्चिम में सिकंदर के बाद स्थापित ग्रीक शासकों को पराजित कर अपने साम्राज्य में शामिल किया। इस प्रकार उनका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के पठारी क्षेत्रों तक फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों से युद्ध के बाद भी कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। उनके दरबार में मेगास्थनीज आए, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया। यद्यपि यह ग्रंथ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके अंश हमें उस समय के समाज और प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान आचार्य और राजनीतिज्ञ थे। वे तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनकी कथा धनानंद के दरबार से शुरू होती है, जहां उन्होंने शासन सुधार का सुझाव दिया, लेकिन अपमानित होकर उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने नंद वंश के अंत की शपथ ली। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, न्याय, कृषि और लोक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनका सप्तांग सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है और इनका संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कानून व्यवस्था, सशक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। कौटिल्य का मानना था कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है, इसलिए एक आदर्श शासक को अपने हितों से पहले प्रजा के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही उनके शासन का दर्शन का मूल आधार था। भाविशा, मुझे मौर्य वंश के महान शासक अशोक के बारे में भी बताओ ना। हाँ, अशोक महान मौर्य वंश के एक महान शासक थे, जिनका शासनकाल लगभग 268 से 232 समान संवत पूर्व माना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे और उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, जिसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों तक विस्तृत किया। उनके साम्राज्य में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। अशोक के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। इस युद्ध में भारी जनहानि और विनाश को देखकर उन्होंने हिंसा का त्याग कर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने दूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों में भेजा। अशोक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया, जिनमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। उन्होंने स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी कहा, जिसका अर्थ है प्रजा के प्रति दयालु शासक। उन्होंने मानव और पशुओं के कल्याण, चिकित्सा, वृक्षारोपण और विश्राम गृहों के निर्माण पर जोर दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और लगभग 185 सामान्य संवत पूर्व तक यह कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। तुम्हें पता है ध्रुव, अतीत के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह मौर्यकालिक जीवन को समझने के लिए सोहगौरा ताम्रपत्र और मेगास्थनीज के विवरण महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, दुर्भिक्ष से बचाव हेतु अन्न भंडार की व्यवस्था का उल्लेख करता है, जिससे राज्य की जन कल्याण नीति स्पष्ट होती है। मेगास्थनीज के अनुसार अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे थे और वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, जिससे भोजन की कमी नहीं होती थी। लोहार, कुम्हार, बढ़ई और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। संचार के लिए संदेशवाहकों का उपयोग होता था। लोग सूती वस्त्र पहनते थे
और कुछ चमड़े के जूते भी पहनते थे। इस प्रकार मौर्य काल का जीवन सुव्यवस्थित, समृद्ध और संगठित था, जिससे राज्य जन कल्याण पर विशेष ध्यान देता था। मौर्य काल में कला अत्यंत विकसित थी। सारनाथ सिंह स्तंभ मौर्य काल की उत्कृष्ट कला और प्रतीकात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। यह स्तंभ अशोक महान द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस मूर्ति में 4 सिंह दर्शाए गए हैं, जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। ये सिंह शक्ति, साहस, गर्व और शासन की दृढ़ता के प्रतीक हैं। इसके नीचे बने चक्राकार भाग में हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह जैसे पशु अंकित हैं, जो गति, शक्ति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। साथ ही इसमें बना धर्मचक्र बुद्ध की शिक्षाओं और धर्म के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। सत्यमेव जयते यह आदर्श वाक्य दर्शाता है कि उस समय सत्य, धर्म और न्याय को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। यह कलाकृति मौर्यकालीन समाज की उच्च सोच, धार्मिक सहिष्णुता और सशक्त शासन व्यवस्था को प्रकट करती है। आहा, भाविशा, मौर्य काल का जनजीवन कितना सुंदर है ना? हाँ ध्रुव, मौर्यकालीन जीवन कला, संस्कृति और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। इस काल की टेराकोटा से बनी मूर्तियां उस समय के लोगों के जीवन, आस्था और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। यह मूर्ति नृत्य करती हुई बालिका की है, जिसमें उसके केश विन्यास, आभूषण और वस्त्र अत्यंत सुंदर रूप से बनाए गए हैं। यह मूर्ति देवी की है, जो धार्मिक आस्था को दर्शाती है। इस देवी को पंखा धारण करते हुए दिखाया गया है, जो सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। यह मूर्तियां सप्त मातृकाओं की हैं, जो देवी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। यह मूर्ति घोड़े के सिर की है, जिसमें लगाम और आंखों का सूक्ष्म चित्रण कला की उत्कृष्टता को दिखाता है। मौर्य काल में पत्थर की वास्तुकला भी विकसित हुई। सांची स्तूप इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रारंभ में यह ईंटों से बना था, बाद में पत्थरों से विस्तार किया गया। चट्टान पर उकेरा गया हाथी बुद्ध के ज्ञान, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। पास ही अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं। मौर्यकालीन आहत पंच चिन्हित सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे, जो व्यापार, सत्ता और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। इस प्रकार मौर्यकालीन कला और वास्तुकला न केवल सुंदर थी, बल्कि गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थों से भी परिपूर्ण थी। मौर्य साम्राज्य का पतन अनेक कारणों से हुआ, जो धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर करते गए। पहला है करों का बढ़ता हुआ बोझ, कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं और आंतरिक कमजोरियों के कारण यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर टूट गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संतुलित प्रशासन और जन संतोष भी किसी साम्राज्य की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।